जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपनी न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा। ये टेस्ट सीरीज 22 मई को स्टार्ट किया गया है, जिसे हम लोग कवर करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज ये हम लोग का इस मंथ का तीसरा टेस्ट सीरीज है और हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स। इंडियन इकोनॉमी के आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे और करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे। करंट अफेयर्स में कोई डिस्कशन नहीं होता है, कोई खास डिस्कशन रहता ही नहीं है। इकोनॉमी में डिस्कशन होगा जिस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन पे, ठीक है। और रही बात इसके पीडीएफ की, पीडीएफ के लिए आपको पेड ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका चार्ज है 11 रुपया। 11 रुपया मतलब एक मंथ का 11 रुपया है। तो इस मंथ में ज्वाइन करना है आपको 11 रुपया लगेगा। नेक्स्ट मंथ से फिर ज्वाइन करना होगा तो फिर से आपको पैसे देने होंगे, लेकिन इस मंथ के पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पे आपको 11 रुपया मेरे द्वारा क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस पर पे करना है। सबसे पहले आपको मेरे से टेलीग्राम पे बात कर लेना है, उसके बाद ही पैसा पेड करना है। वैसे मैं किसी को भी अपना क्यूआर नहीं दे रखा हूँ, तो इधर उधर पैसा पेड कीजिएगा तो आप उसके जिम्मेवार खुद ही होंगे, ठीक है। और रही बात आगे, हाँ, उस ग्रुप में आपको सिर्फ पीडीएफ ही नहीं मिलेगा, उस ग्रुप में आपको मेरे द्वारा लिखा हुआ हैंड रिटेन डिस्कशन भी मिलेगा, जिसे आप अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं थोड़ा बहुत। वैसे तो वीडियो से लिखने में आपको ज़्यादा फायदा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा के रूप में व्यक्त आय को मौद्रिक आय कहते हैं। बिल्कुल सही। देखिए, मुद्रा के रूप में जो भी आय व्यक्त किया जाएगा उसे क्या कहेंगे? मौद्रिक आय कहेंगे। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, जब मौद्रिक आय को उसके क्रय शक्ति के आधार पर व्यक्त किया जाता है उसे वास्तविक आय कहते हैं। ये भी सही है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे देखिए, आपकी मान लेते हैं कि आपकी सैलरी है 10,000 रुपये। कितना है? 10,000 रुपये। ये हो गया आपकी सैलरी। और मान लेते हैं कि आपका जितना सैलरी है उससे आप 10 क्विंटल चावल खरीद सकते हैं। कितना? 10 क्विंटल जो है चावल खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ में ये जो है 10,000 रुपये, ये हो गया आपका मौद्रिक आय। और इसी में हम जो बोल रहे हैं 10 क्विंटल चावल खरीद सकते हैं आप अपने सैलरी से, वो हो गया वास्तविक आय। समझ गए? चलिए, तो आगे बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, एक उदारवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में। देखिए, सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था पे हम लोग बात करेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व होता है। निजी क्षेत्र का मतलब है प्राइवेट कंपनी और सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है सरकारी कंपनी। दोनों क्षेत्र का जो है सहअस्तित्व होता है। मतलब ये है कि जैसे आरबीआई है, ठीक है, ये आरबीआई हेड हो गया। एक बैंक हो गया यस बैंक हो गया, और एक बैंक मानिए एसबीआई है, ठीक है। समझाने के लिए समझिएगा। मानिए कि यस बैंक जो है घाटा में चलने लगा। यस बैंक क्या हुआ? घाटा में चलने लगा, ऐसे संभल नहीं रहा। तो आरबीआई को ये बोलेगा, फिर आरबीआई जो है एसबीआई को आदेश देगा कि आप यस बैंक में अपने कुछ कर्मचारी भेजिए या फिर जो भी पॉलिसी है वो लगाइए और यस बैंक को संभालिए। यही हो गया सह अस्तित्व। आरबीआई यानी सरकारी और प्राइवेट बैंक के थ्रू जो है सह अस्तित्व होता है, उसे ही जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उदारवादी। उदारवादी के बारे में आप लोग को जानना चाहिए। उदारवादी क्या है कि 1991 से पहले जो है ना, किसी भी व्यापार को आप करते उससे पहले आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता। क्या लेना पड़ता? लाइसेंस लेना पड़ता। लेकिन 1991 में इसे समाप्त कर दिया गया, जिसे ही उदारवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लिया जाता है। मतलब कि आप कहीं भी किसी भी जगह अपने मन से कोई भी व्यापार कर सकते हैं, जिसे उदारवादी कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ऑप्शन पे आ जाते हैं कि उदारवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है। राजकोषीय नीति की भूमिका मौद्रिक नीति की अपेक्षा अधिक होती है। गलत है। राजकोषीय नीति की अपेक्षा मौद्रिक नीति की भूमिका जो है वो अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के क्रय का समझौता करता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, एक वस्तु के बदले में, जैसे पहले के ज़माने में जैसे किसी को चावल की ज़रूरत है तो वो अपना गेहूँ देके चावल लेता था, मतलब उसी प्रकार का है। तो उसे बोलते हैं उत्पाद स्वैध। मतलब कि वो जो उत्पाद कर रहा है, जो उत्पादन कर रहा है और उसे आपस में चेंज कर रहा है, उसे उत्पाद स्वैप कहते थे, ठीक है। अब लीजिए करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप जैसे कि यूएसए का डॉलर है और इंडिया का रुपया है, और उसमें जो अदला बदला करना है उसे करेंसी स्वैप के अंतर्गत लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, डेट वेट लॉस। क्या नाम क्या है? डेट वेट लॉस। ये जानना आप लोग को जरूरी है। डेट वेट लॉस उसको कहते हैं, सरकार जब कर में वृद्धि कर दे। सरकार क्या करे? कर में वृद्धि कर रहे, और इससे सरकार तथा उत्पादक का लाभ बढ़ता है। क्या होता है? सरकार तथा उत्पादक का लाभ बढ़ता है, परंतु इसके कारण कीमतें बढ़ने से लोगों की बचत में कमी आ जाती है। कीमतें बढ़ने से क्या होती है? लोगों की बचत में कमी आ जाती है। उसे ही डेट वेट लॉस कहते हैं, जैसे जीएसटी में वृद्धि।
तो इसे बोलेंगे क्या, डेट वेट लॉस। इससे क्या होगा कि देखिए सरकार को फ़ायदा होगा, जो उत्पादक है उसको फ़ायदा होगा, लेकिन जो लोग हैं उनकी तो आय नहीं वृद्धि हो रही है ना, जो खरीदने वाले लोग हैं उनकी आय वृद्धि नहीं हो रही है, सामान की कीमत बढ़ गई, तो लोगों के पास जो है पैसा कम हो जाएगा, तो इसे ही बोलते हैं डेट वेट लॉस। अगर लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा तो बैंक में पैसा कम जाएगा, बैंक में पैसा कम जाएगा तो बैंक वाले लोन नहीं देंगे, लोन नहीं देंगे तो कोई भी आदमी जो है अब वो निवेश नहीं कर पाएगा, और निवेश नहीं करेगा तो लाभ नहीं होगा, अगर लाभ नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती जाएगी। समझ गए? इसलिए डेट वेट लॉस जो है गलत चीज़ है, इसे समझना है आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा? देखिए बाजार कीमत पर मतलब सकल घरेलू उत्पाद जो होता है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जो होता है उसमें अगर मूल्य ह्रास उसे बोलते हैं, जैसे कि जैसे किसी चीज़ का उत्पादन के दौरान या फिर किसी चीज़ बनाने के दौरान कभी मशीन ख़राब हो गया और किसी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया, ये सब जो है ये सब घटा देते हैं तो जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकलता है। क्या निकलता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इससे यही हो जाएगा बाजार की कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर बाजार की कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है? तो आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। राष्ट्रीय आय मापने की कुल 3 ही विधि है और सिर्फ अपने ही देश में नहीं, अन्य सभी देश में भी सिर्फ यही 3 विधि का ही प्रयोग किया जाता है, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। लेकिन निर्यात आयात विधि ये विधि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मृदा के उत्पादकता में सुधार लाने हेतु किस वित्त वर्ष में सॉयल यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम चालू किया गया? तो मृदा स्वास्थ्य स्कीम कार्ड जो चालू किया गया 2015-16 में। कब चालू किया गया? 2015-16 में। और एग्जैक्ट डेट बोला जाए तो 19 फरवरी 2015 को। कब? 19 फरवरी 2015 को जो है ये चालू किया गया था, 2015 को। और घोषणा इसका जो है ना वो राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था घोषणा? राजस्थान में, से ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और मृदा का जो ये जांच होता है ना, मृदा का जांच, उसका कुल 12 पैरामीटर है, 12 पैरामीटर पर मृदा का जांच होता है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगर आप जैसे कि कोई किसान बना लेता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम, मतलब मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना लेता है तो उसकी वैल्यू जो है स्वास्थ्य कार्ड का मात्र 3 साल के लिए। कितने साल के? 3 साल के लिए। आगे बढ़ते हैं। आप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राइवेट कंपनी वह कंपनी है जिसके सदस्य की न्यूनतम संख्या 2 तथा अधिकतम संख्या 200 है। बिल्कुल सही है कि प्राइवेट कंपनी वह कंपनी है जिसके सदस्य की न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम संख्या 200 है। सही है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होती है, अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं है। तो 1 और 2 दोनों सही है। अब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में अंतर आप लोग को समझना चाहिए। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो अपना शेयर जो है जारी करता है, अपना शेयर बेच सकता है। जैसे नहीं, प्राइवेट कंपनी वैसी कंपनी है जो अपना शेयर बेच नहीं सकता है, अपना शेयर जारी नहीं करता है, वैसी प्राइवेट कंपनी है। जैसे नॉर्मल सा ले लीजिए ना, कोई भी, जैसे नमकीन वाला प्रमोद नमकीन है, ठीक है, प्रमोद नमकीन है ना, ये अपना शेयर नहीं बेचता है, ये जो है प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो अपना शेयर बेचता है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सब जो है अपना शेयर बेचता है, तो ये हो गया पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और शेयर बेचता है तो इसमें अधिकतम लोगों की संख्या कोई निश्चित नहीं हुआ, कोई भी खरीद सकता है, कितने भी लोग खरीद सकते हैं, इसलिए ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका सही आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। और देखिए, इसकी स्थापना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2000 स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत की गई थी। जैसे नियम 6 के अंतर्गत की गई थी, लेकिन स्थापना इसका जो है 2008 में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। IFSSAI की स्थापना 2008 में हुआ। एक्ट पूछा जाए तो एक्ट जो है 2006 का होगा। नेक्स्ट है, इसका क्रियान्वयन भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा होता है, यही गलत है। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो यही गलत है। इसका क्रियान्वयन जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा होता है। किसके द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा होता है, यही गलत है। इसका प्रमुख कार्य खाद्यान्न वस्तुओं के संबंध में निर्देश देना तथा मानक तय करना सही है। अगर रोजगार की आवश्यकताओं के अनुसार बेरोजगार श्रमिक की योग्यता नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे? यदि रोजगार की आवश्यकता के अनुसार बेरोजगार श्रमिक की योग्यता नहीं हो तो उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और एक और पॉइंट है जिसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, वो पॉइंट है कि नई तकनीक आने से पुराने तकनीक से काम करने वालों का बेरोजगार होना। नई तकनीक आने से पुराने तकनीक काम करने वालों का बेरोजगार होना, ये जो है
संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि देखते हुए मशीन आ गया कोई भी, तो पुराने जो लोग थे वो लोग तो अब बेरोजगार हो गए, उसे भी संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। बात करते हैं अब चक्रीय बेरोजगारी की। मंदी एवं सुस्ती के कारण जो बेरोजगारी आता है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं घर्षण जनित बेरोजगारी। एक काम को छोड़कर, जैसे घर्षण जनित बेरोजगारी उसको कहते हैं, एक काम को छोड़कर दूसरे काम में जाने के दौरान कुछ समय के लिए जो बेरोजगारी होता है उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि मैं पहले सीआरपीएफ में था, अब आ गया हूँ बिहार पुलिस में, तो इस दोनों के बीच में जब इसे मैं रिजाइन किया था और बिहार पुलिस ज्वाइन किया था, तो इस दोनों के बीच में अप्रॉक्स 1 मंथ का समय लग गया था। तो उस समय मैं जो है घर्षणात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत आ रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का कुपोषण स्तर मापने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो भारत का कुपोषण वर्ग मापने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो इसमें जो है ना, आयु वर्ग हो जाएगा आपका 0 से 5 वर्ष। क्या हो जाएगा? 0 से 5 वर्ष के आयु वर्ष के बच्चे। ठीक है, और आपको ये जान लेना चाहिए कुपोषण स्तर के अंतर्गत, जैसे जन्म के समय आप बच्चों, एक स्वस्थ शिशु का वजन जो है जन्म के समय 2500 ग्राम यानी 2.5 किलो होना चाहिए। 2500 ग्राम एक स्वस्थ शिशु का वजन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति की स्थिति में अर्थव्यवस्था में निर्यात में वृद्धि हो जाती है। तो मुद्रास्फीति जब होती है यानी महंगाई जब बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में निर्यात की वृद्धि नहीं होती है बल्कि आयात की वृद्धि होती है। ठीक है, तो गलत हो गया। मुद्रास्फीति की स्थिति में अर्थव्यवस्था में आयात की वृद्धि होती है, निर्यात की कमी होती है। ठीक है, तो दोनों गलत है, एक और दो दोनों गलत। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक में बैंक दर में वृद्धि के फलस्वरूप बाजार की तरलता घट जाती है। ठीक है, किसी देश की मुद्रा की कुल मात्रा में शामिल होता है। तो किसी देश की मुद्रा की कुल मात्रा में शामिल होता है क्या? करेंसी और बैंक जमा। क्या शामिल होता है? करेंसी और बैंक जमा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक विकासेतर व्यय के अंतर्गत आता है? विकासेतर व्यय के अंतर्गत आता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा योजना व्यय। योजना व्यय जो है विकासोत्तर व्यय के अंतर्गत आता है। बाकी ये तीनों व्यय जो है वो विकास व्यय के अंतर्गत आता है। राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी घटाने पर क्या प्राप्त होगा? तो राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी अगर आप घटा देते हैं तो प्राथमिक घाटा आपको प्राप्त होगा। स्मर्फिंग पद संबंधित है, तो स्मर्फिंग पद जो है वो संबंधित है मनी लॉन्ड्रिंग से। किससे संबंधित है? मनी लॉन्ड्रिंग से। कर एक क्या है? कर एक अनिवार्य भुगतान है। भारत में संपत्ति कर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? तो भारत में संपत्ति कर सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1957 को लगाया गया था। 1 अप्रैल 1957 को कौन सी समिति की सिफारिश पे? केल्डार समिति की सिफारिश संपत्ति पर। लेकिन वर्तमान यानी 2014-15 में संपत्ति कर को जो है समाप्त कर दिया गया था। भारत में संपत्ति का सर्वप्रथम कर 1 अप्रैल 1957। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शेयर बाजार में कौन सा सहोरिया नहीं है? कौन सा सहोरिया नहीं है? तो इसमें से जो है दलाल वो सहोरिया नहीं है, बाकी सभी है। व्यापार शेष की तुलना में भुगतान शेष क्या है? तो व्यापार शेष की तुलना में भुगतान शेष अधिक व्यापक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कौन सा है, ये पूछा गया है। तो वस्तु कीमत का निर्धारण जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। बाकी जो है राष्ट्रीय आय, भारत में कृषि श्रम की समस्या और कुल मांग, ये जो है समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन। किसका? समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र अर्थव्यवस्था के आर्थिक समस्या दर्शाता है? अर्थव्यवस्था का आर्थिक समस्या कौन सा वक्र दर्शाता है, ये बताइए। ये दर्शाता है उत्पादन संभावना वक्र। हरासमेंट सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जब एक वस्तु का अधिक मात्रा में उपभोग किया जाता है तब प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता गिरने लगती है। कहने का अर्थ ये है कि कोई वस्तु है, जैसे मानिए रसगुल्ला है, अगर फर्स्ट टाइम आप खाएंगे एक रसगुल्ला खाएंगे आपको अच्छा लगेगा, दूसरा खाएंगे थोड़ा सा बढ़िया और अच्छा लगेगा, तीसरा खाइएगा लगेगा उतना अच्छा नहीं है, चौथा खाइएगा लगेगा उतना, ऐसे कंटिन्यू करके आप खाते जाइएगा डेली, तो फिर आपका मन जो है उस पर से उतरने लगेगा, यानी मन जो है वो गिरने लगेगा। वही क्वेश्चन में भी कर रहा है, जब लगातार किसी वस्तु का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है तो अगली इकाई में मिलने वाली सीमांत जो है वो गिरने लगती है। मांग में वृद्धि का कारण क्या है? तो मांग में वृद्धि का कारण क्या है? ये हो जाएगा
पूरक वस्तु की कीमत में कमी, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, उपयोगिता की आय में वृद्धि, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कीमत में परिवर्तन का मांग की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह अटल बनी रहती है, तो इसे क्या कहा जाता है? अगर वह अटल बनी हुई है तो उसे बोलते हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग। क्या बोलते हैं? पूर्णतया बेलोचदार मांग। अब जो है यहाँ से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के प्रमुख जो है अभी इधर ही कुछ दिन पहले बने हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारत में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को एक्सपोर्ट किया? तो भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया। किसको एक्सपोर्ट किया है? फिलीपींस को। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 9 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 जो है रजत है, 4 जो है वो कांस्य है, स्वर्ण एक भी नहीं है इसे। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया अबू धाबी में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी में। इंटेल ने भारत के लिए कंपनी का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? इंटेल ने भारत के लिए कंपनी का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है संतोष विश्वनाथ को। हाल ही में भारत और किस देश की सेना प्रमुख ने हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया है? तो भारत और उज्बेकिस्तान की सेना प्रमुख जो है वो हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया है। और इस क्वेश्चन के बारे में कल मैंने एक क्वेश्चन बताया, मतलब उज्बेकिस्तान के बारे में, स्थल रुद्ध देश से संबंधित था क्वेश्चन, उसमें उज्बेकिस्तान आंसर था। नेक्स्ट है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ पर ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने कहाँ पे किया है इसका सफल परीक्षण? चांदीपुर ओडिशा में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.8% लगाया है। कितना लगाया है? 6.8%। इसे भी ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने लगाया है, ठीक है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संचालक को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टॉप के लिए स्काई ट्रैक अवार्ड मिला है? तो ये हो जाएगा GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? वो है रामचरण। कौन है? रामचरण। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक नियुक्त किया गया है नलिन प्रभात से। नलिन प्रभात जो है NSG के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। सूखे और भीषण गर्मी के कारण लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई, यह किस नदी की सहायक नदी थी? लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी थी? ये थी कावेरी नदी की सहायक नदी। आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला 49वां देश कौन सा है? तो आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला 39वां देश है स्लोवेनिया। तूते धारा या अग्नि केली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तूते धारा या अग्नि केली त्यौहार जो है वो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन सी है? तो तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी है हिंदुस्तान जिंक। कौन सा है? हिंदुस्तान जिंक। 5000 IPL रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर हो गए महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सभी क्वेश्चन लगभग अप्रैल से ही लिया गया है। हाल ही में किस राज्य में अद्वितीय लौह युग के महापाषाण स्थल की खोज हुई है? तो किस जगह हुई है बताइए? तो ये हुआ है आपका तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो प्रमुख है सोमनाथ ने कहाँ पर अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतरा मुख्यालय खोला है? ये कहाँ पे खोला है? ये खोला है आपको बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को बैलिस्टिक मिसाइल घटक प्रदान करने के लिए 3 चीनी और 1 बेलारूस कर्म पर प्रतिबंध लगाया है? ये प्रतिबंध लगाया है पाकिस्तान पर। हाल ही में RBI ने किस बैंक को वर्ल्ड ऐप की बैन किया है? वर्ल्ड ऐप बैन कर दिया है। किस बैंक का वर्ल्ड ऐप था? ये था बैंक ऑफ बड़ौदा का। किसका था? बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है, तिरंगा बर्फी और हलवा धातु शिल्प को GI टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो तिरंगा बर्फी और हलवा धातु शिल्प ये किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है आपका उत्तर प्रदेश से। भारत की पहली हाइब्रिड पिच का नाम निर्माण कहाँ किया जाएगा? पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन कौन लॉन्च करेगा? ये लॉन्च करेगा इसरो। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का प्रोबा 3 मिशन कौन लॉन्च करेगा? ये इसरो लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है, रामराज वेबसाइट की शुरुआत किस राजनीतिक पार्टी के द्वारा शुरू किया गया? ये शुरू किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, ठीक है। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। और सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।